इकोनॉमिक स्टेबिलिटी समझने के लिए एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि इनके समझने से हमें ये पता चलता है कि डिमांड का बैलेंस्ड क्या है। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर का जो आज हमारा टॉपिक है वो है अत्यधिक मांग और अपर्याप्त मांग। ठीक है, आय और रोजगार का निर्धारण जो हमारा लेसन है वो, और लेसन का जो ये आज का लास्ट टॉपिक है वो है अत्यधिक मांग और अपर्याप्त मांग या मांग में कमी। ठीक है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अत्यधिक मांग, अब जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग एडी पूर्ण रोजगार स्तर की कुल आपूर्ति एएस से अत्यधिक हो जाती है तब अत्यधिक मांग कहा जाता है। मतलब कि जब अर्थव्यवस्था में कुल डिमांड जो है एडी जो है पूर्ण रोजगार स्तर की कुल आपूर्ति एएस से अधिक हो जाए, डिमांड कैसी हो जाए, पूर्ति से अधिक हो जाए, तो अत्यधिक मांग कही जाती है। ठीक है, जैसे अर्थ मान लीजिए वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कम हो, मतलब वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता क्या हो, कम हो जाए, मांग अधिक हो जाए, मतलब कि वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध ना हो और डिमांड उनकी हो जाए ज्यादा। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव पैदा होता है। जैसे मुख्य कारण क्या है, ब्याज दरों का कम होना, उपभोग व्यय बढ़ना, सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में कमी। ठीक है, मुख्य कारण इसके क्या हो सकते हैं, मुद्रास्फीति का दबाव पैदा होना कि ब्याज दर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उपभोग व्यय जो है वो बढ़ जाता है, व्यय जो उपभोग लोग हैं वो ज्यादा उपभोग पर व्यय ज्यादा करने लगते हैं। सरकारी व्यय, सरकार की व्यय में वृद्धि हो जाती है, सरकार भी व्यय में वृद्धि करती है, सरकार ज्यादा व्यय करती है, खर्चे ज्यादा करने लगती है, और कर जो है वो कम हो जाता है, जो लोगों से कर लिया जाता है वो करों में कमी आ जाती है, और निर्यात जो है वो बढ़ने लगता है। निर्यात क्या है, बढ़ने लगता है। तो ये मुद्रास्फीति के मुख्य कारण है। अब परिणाम क्या है कि कीमतें बढ़ती हैं। फिर अगर मुद्रास्फीति आई तो कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। उत्पादन क्षमता पर भी दबाव पड़ने लगता है, मजदूरी और लागत में भी वृद्धि हो जाएगी, मजदूरी भी बढ़ जाएगी और लागत भी ज्यादा हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाएगी। मुद्रास्फीति होने से क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था है वो अस्थिर हो जाएगा, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, अस्थिरता आ जाएगी। उपाय इसका क्या करना चाहिए सरकार द्वारा कि कर को बढ़ा दे। सबसे पहले क्या करे, कर को बढ़ा दे, ज्यादा टैक्सेस लगा दे लोगों के ऊपर और टैक्स ज्यादा लेने लगे। सरकारी व्यय, जो सरकार व्यय करती है, खर्च कर रही है सार्वजनिक कामों में, उसको कम कर दे, तो सरकार को व्यय कम करना चाहिए। ऋण पर नियंत्रण, जो ऋण देना है उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। ब्याज दर को बढ़ा देना चाहिए। ब्याज दर कैसे करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ब्याज दर कम होने से ही मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो ब्याज दर को इस स्थिति में बढ़ा देना चाहिए। तो कुछ जो उपाय है वो करना चाहिए सरकार को। कुछ परिणाम हमने देखे, कारण हमने देख लिए, और यहाँ पे हमने उपाय देख लिए कि कारण क्या थे, फिर उसके परिणाम क्या निकले। भाई कीमतें बढ़ गई, उत्पादन क्षमता पर दबाव बढ़ने लगा, उत्पादन की क्षमता जो थी कम हो गई तो उस पर दबाव बढ़ने लगा, मजदूरी और लागतों में भी वृद्धि हो गई, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता परिणाम हो गया। फिर इसको उपाय करना चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, अत्यधिक मांग का वक्र हम देखते हैं। मूल्य स्तर, प्राइस लेवल जो है एएस आप देख रहे हैं यहाँ पे AD1 और AD2, अंतर अति मांग का आ रहा है। काय का आ रहा है, जो अत्यधिक मांग है उसका अंतर आ रहा है। Y1 राष्ट्रीय आय जो है ये हमारी, तो यहाँ पे जो AD है और A2, AD1 AD2, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा AS। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई दी गई है, यहाँ पे AD1 अति मांग जो है वो उसका अंतर कितना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं B और यहाँ पे, तो इसका अंतर इतना यहाँ पे आ रहा है। AD1 प्रारंभिक में समग्र मांग, यहाँ समान परिस्थिति में कुल मांग को दर्शाता है। AD किसको दर्शाता है, सामान्य परिस्थिति में कुल डिमांड, टोटल जो डिमांड है उसको दर्शाता है। YF पूर्ण रोजगार आय स्तर, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को दर्शाता है। यह उस तरह जहां सभी संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग में है। पूर्ण YF क्या दर्शाता है, जहां पे पूर्ण रोजगार आय का स्तर है, जहां सभी संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग में लिए जा रहे हैं। AD2 जो है बढ़ी हुई समग्र मांग को दर्शाता है, जब उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय आदि बहुत बढ़ जाते, मतलब उपभोग भी बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है वो भी बढ़ जाए, सरकार जो व्यय कर रही है वो भी बढ़ जाए, तीनों चीज जब बढ़ जाती है तब AD2 बढ़ी हुई समग्र मांग होती है। तो कुल मांग AD1 से बढ़कर AD2 हो जाती है। अगर ये सब चीजें आदि बढ़ जाती हैं तो जो AD1 हमने देखा तो AD1 से बढ़कर AD2 हो जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि AD1 से बढ़कर कितनी हो जाती है, AD2, तो ये अंतर आ गया बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों चीजें बढ़ी हुई है,
ठीक है, निवेश भी बढ़ा, उपभोग भी बढ़ा, सरकारी व्यय भी बढ़ा। तो आदि के बढ़ने से क्या होता है कि कुल मांग जो AD1 है उससे बढ़कर AD2 हो जाती है। एक्सेस डिमांड गैप जो है ए और बी का अंतर, फिर से हम प्रीवियस में जाते हैं तो हम ए और बी का अंतर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना है। ठीक है, तो ए और बी का अंतर जो है वो AD2 पर बीच की दूरी पर होता है। ठीक है, तो इनका जो अंतर है AD1 पर, AD1 पर और B AD2 पर के बीच की दूरी। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि AD1A और AD2B, इन दोनों B AD2 पे है और A AD1 पर है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो। ठीक है, अत्यधिक मांग एक्सेस डिमांड को दर्शाती है। ये किसको दर्शा रही है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो किसको दर्शा रही है, अत्यधिक डिमांड को। किसको दर्शा रही है, अत्यधिक डिमांड, अति मांग को। इस स्थिति में कीमतें क्या है, बढ़ जाती है, वस्तु का प्राइस जो है बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति होती, अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ने लगता है। ठीक है, पर्याप्त मांग और मांग में कमी। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, जब कुल मांग, जो कुल मांग है, टोटल डिमांड है, पूर्ण रोजगार वाली कुल आपूर्ति AS से कम हो जाती है। मतलब पूर्ण रोजगार वाली जो कुल आपूर्ति हो रही है वो कुल मांग कुल आपूर्ति से कम हो जाती है डिमांड, तब इसे अपर्याप्त मांग कहते हैं। कुल मांग क्या हो जाए, पूर्ण रोजगार वाली कुल आपूर्ति AS से कम हो जाती है। अब देखिए, जब पूर्ति ज्यादा है और डिमांड कैसी हो गई, कम हो गई, तो ये अपर्याप्त मांग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपर्याप्त मांग। अर्थ क्या है, वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध अधिक हो जाती, मतलब वस्तुएं और सेवाएं जो है ज्यादा हो गई, अधिकता आ गई उनकी, पर उसके हिसाब से उसकी डिमांड नहीं हो रही, आपूर्ति ज्यादा होगी पर डिमांड नहीं होगी, और मांग कम होती है। वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध ज्यादा है और उनकी डिमांड कम है। अर्थव्यवस्था में मंदी का दबाव आ गया, तो तब ये दबाव उत्पन्न होता है अर्थव्यवस्था में, तब मंदी का दबाव उत्पन्न होता है कि भाई वस्तु तो बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन उसकी डिमांड कम हो गई, सेवाएं भी ज्यादा है पर उसकी डिमांड कम हो गई। मुख्य कारण क्या होता है कि उपभोग व्यय में कमी, लोग उपभोग पर व्यय कम करने लगते हैं, निवेश में भी, इन्वेस्टमेंट भी कम करने लगते हैं, उच्च कर लग जाता है उनके पर, वो कर ज्यादा उनको भरना पड़ता है, तो फिर उनके सामने ये समस्या आती है, भाई इन्वेस्टमेंट भी वो कम कर देते हैं और उपभोग में भी, व्यय पर भी कम कर देते हैं। सरकारी व्यय में गिरावट, सरकार जो सार्वजनिक व्यय कर रही थी उसमें भी गिरावट आ जाती है, निर्यात में कमी आ जाती है, निर्यात में कमी आ जाती है, जिसके कारण ये सब अपर्याप्त मांग के कारण है। डिमांड से क्या हो रही है भाई, सब चीजों में हम देख रहे हैं कि डिमांड तो हो ही नहीं रही, वस्तुएं और सेवाएं ज्यादा हो गई पर डिमांड जो है वो कम हो गई। और उच्च जो ब्याज दरें सरकार ने लगाई, ब्याज दर जो उच्च हुई वो, ये इसके मुख्य कारण है। जब मंदी का दबाव आता है, अत्यधिक मांग, अपर्याप्त मांग हो जाती है, मांग में कमी आ जाती है, तो इसके मुख्य कारण क्या है, लोग मांग क्यों कम करते, तो ये जो टॉपिक है इनके कारण लोग मांग कम करने लगते हैं। परिणाम क्या होता है कि रोजगार में कमी आ जाती है, आय का स्तर जो है वो भी घट जाता है, उत्पादन भी कम होने लगता है और अर्थव्यवस्था में जो है मंदी का दौर आ जाता है। उपाय, हमें करों में कमी करना चाहिए, सरकारी व्यय को बढ़ाना चाहिए, ब्याज दर जो है उसको घटा देना चाहिए और ऋण जो सरकार दे रही है वो सस्ता कर देना चाहिए और सार्वजनिक जो कार्य हो रहे हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। तो कर कम होगा तो सरकारी व्यय भी बढ़ाना चाहिए, कर होगा कम तो लोग उससे, कर से उबर सकेंगे, थोड़ा कर के बोझ से बाहर आएंगे, ब्याज दर घटा देना चाहिए, ऋण को सस्ता देना चाहिए और सार्वजनिक कार्यों पर जोर देना चाहिए। अब अगर हम संक्षिप्त रूप से देखें तो विषय अत्यधिक मांग है, एक्सेस डिमांड और अपर्याप्त मांग, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि यहाँ पे AS से ज्यादा क्या है, AD है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और AD से ज्यादा यहाँ पे S है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है AS ज्यादा है, पूर्ति ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इधर साइड है, तो ये तो ज्यादा कम का मतलब पता है आपको, जो इधर रहता है वो ज्यादा हो गया, इधर तो ये ज्यादा हो गया, तो AD से यहाँ पे AS ज्यादा है, मतलब कि पूर्ति, सप्लाई ज्यादा है पर डिमांड कम है, और यहाँ पे पूर्ति कम है बट डिमांड ज्यादा है। ठीक है, और गैप क्या होता है, यहाँ पे जो गैप है इन्फ्लेशनरी और यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप। अब मुख्य कारण क्या है, खर्च, निवेश, सरकारी व्यय अधिक। अब अत्यधिक मांग के कारण क्या है कि खर्च भी ज्यादा, निवेश भी, सरकारी व्यय भी सब अधिक हो रहा है, तो अत्यधिक डिमांड हो रही है। यहाँ पे अपर्याप्त मांग क्यों है, मतलब मांग में कमी क्यों आ गई कि खर्च, निवेश, निर्यात सब कम हो गए हैं। ठीक है, इसलिए डिमांड में कमी आ गई, भाई निर्यात कम करेंगे, खर्च कम करेंगे, निवेश कम कर रहे हैं तो हमारी डिमांड कम हो गई है। परिणाम क्या हो रहा है कि कीमतों में वृद्धि हो गई है, अत्यधिक मांग करने से क्या हो गया कि कीमत बढ़ा दी गई है, भाई सामान की पूर्ति कम हो गई, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो लोग सामान ज्यादा मांग रहे हैं,
जो कि है ही नहीं, तो इसलिए वस्तु का प्राइस बढ़ा दिया जाता है, मूल्य बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सके। उत्पादन और रोजगार में कमी। अब यहाँ पे क्या होता है, परिणाम क्या हो गया, उत्पादन भी कम हो गया और रोजगार में कमी। उत्पादन रोजगार में कमी आ गई और डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई, कम हो गई। यहाँ पे डिमांड कैसी हो गई, कम हो गई। यहाँ पे डिमांड ज्यादा थी तो कीमतों में वृद्धि हो गई। नीति, व्यय कम, कर, ब्याज, ठीक है, व्यय क्या हो गया, कम करना चाहिए, कर ज्यादा और ब्याज भी ज्यादा। यहाँ पे व्यय ज्यादा, कर कम और ब्याज भी कम। व्यय ज्यादा करना है, कर को कम करना है और ब्याज को भी कम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मांग में कमी का वक्र जो है वो कैसा होता है। मूल्य स्तर जो है देखा हमने, घटी हुई मांग जो है AD2 और AD1 जो है वो सामान्य मांग है, नॉर्मल डिमांड है। जब घट गई तो वो AD2 हो गई, ठीक है। AS हमने यहाँ पे देखा, YDYF राष्ट्रीय आय जो है उसको Y से दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो AD1 है वो सामान्य नॉर्मल मांग है, यहाँ पे जो जा रहा है इसके बराबर में, और फिर इसके बाद जो घट गई AD2 जो है वो घटी हुई मांग हो गई, कि मतलब जो डिमांड है वो यहाँ पे AD2 में कमी आ गई, डिमांड कम होने लगी, वस्तु की पूर्ति तो ज्यादा है पर यहाँ पे सप्लाई जो डिमांड जो है, लोगों की डिमांड जो है, जो लोग मांग कर रहे हैं वस्तु सेवाओं की, वो कम हो गई। और यहाँ पे AD1 जहाँ पे है वहां पे सामान्य मांग है, ना बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक B का लेबल है, तो B AD2 घटी हुई मांग और A में AD1 सामान्य मांग जो नॉर्मल मांग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से अत्यधिक मांग और अपर्याप्त मांग दोनों को हमने देखा कि अत्यधिक मांग होती है तो क्या होता है, अपर्याप्त मांग होती है तो क्या होता है, किस प्रकार से दोनों को कंट्रोल करना, दोनों का बैलेंस बना रहे। अत्यधिक मांग हो तो किस प्रकार सरकार को क्या क्या करना चाहिए और उसके परिणाम क्या होते हैं। फिर अगर अपर्याप्त मांग है, सप्लाई ज्यादा है वस्तु की, AS ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसको कंट्रोल करना चाहिए और बैलेंस बनाना चाहिए, जिससे कि दोनों का संतुलन आपस में बना रहे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से AS जो अत्यधिक मांग है, अपर्याप्त मांग, दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस कमी की किस चीज में अत्यधिक मांग पे क्या क्या चीजें लागू हो रही है और अपर्याप्त मांग में क्या क्या चीजें लागू हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अपर्याप्त मांग, एक्सेस डिमांड, और अपर्याप्त जो मांग है, अत्यधिक मांग, अपर्याप्त मांग क्या है, क्यों उत्पन्न होती है और इसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से इसको बैलेंस्ड किया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्यधिक मांग और अपर्याप्त मांग दोनों ही इकोनॉमिक में इम्बैलेंस को दर्शाते हैं और इनको कुछ टूल्स के द्वारा इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनको बैलेंस किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।